देखते हैं आज चैप्टर 4 है ये हिंदी का। मैं नीर भरी दुख की बदली लिखा हुआ महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे आपको थर्ड सेमेस्टर का। और टोटली जो 12 क्लास के बच्चे हैं जो अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, थर्ड 3 महीने अभी बचे हैं, ठीक है। ये 3 महीने में आप लोग का क्रैश कोर्स भी चालू हो गया है। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी किताब उताब नहीं लिए हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है। उनका अलग से क्लासेस चलेगा, रात को 9 बजे से ऑनलाइन क्लासेस होंगे। जिनको ऑनलाइन क्लास लेना होगा एप्लीकेशन पे जाके क्लासेस ले लीजिएगा। यूट्यूब पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां से परचेस देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। आज हम लोग को देखना है मैं नीर भरी दुख की बदली का क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो भी कर देंगे आप लोग को, ठीक है। उसमें जो ये दिया हुआ है, पंक्ति दिया हुआ है, उस पंक्ति के बारे में भी आपको बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें से क्लास नहीं किए थे, ठीक है। देखा जाए, मैं नीर भरी दुख की बदली किसका लिखा हुआ है? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म जो आधुनिक भारत की ये क्या कही जाती है? मीरा कही जाती है ना, आधुनिक भारत की। तो आधुनिक मतलब क्या होता है कि जैसे अभी के समय की मीरा किसको कहा जाता है? आधुनिक हिंदी काव्य की महादेवी वर्मा का, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1907 में, पवित्र होली के दिन हुआ था। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक सुसंपन्न परिवार में हुआ था। आरंभिक शिक्षा इनकी घर में हुई थी। घर पर पढ़ाई के लिए एक पंडित, एक चित्र शिक्षक तथा एक संगीत शिक्षक का प्रबंध भी किया गया था। माताजी हेमरानी देवी अतीव अस्तित्व भगवत, थोड़ा सामने आ जाओ बाबू, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ ना। और तब फैन लगा दे रहे हैं हम, आओ सामने, चल रहा है। देखो, एक संगीत शिक्षक का प्रबंध भी किया गया था। साथ साथ इसमें महादेवी हेमा पिताजी का नाम क्या था? श्री गोविंद वर्मा। गुरु गंभीर स्वभाव के और आदर्शनिष्ठ व्यक्ति थे। माताजी हेमरानी देवी अतीव अस्तित्व भगवत भक्तिन और भावुक स्त्री थी। सन 1916 में 9 वर्ष की आयु में महादेवी जी का शादी करा दिया गया था श्री नारायण वर्मा से, ठीक है। 1919 में ससुर के देवासान के बाद प्रयाग में पुनः उनकी शिक्षा प्रारंभ की गई और इसकी उपलब्धता में खड़ी बोली में इनके प्रथम उपलब्ध कविता है दिया। वर्मा जी ने जब काव्य बहुत सारे लिखे हुए थे, इसमें पदार्पण किया गया था। हिंदी कविता छायावाद के भाव लहरों में मस्त थी, अतः महादेवी जी ने इनके सहज प्रभाव दिखाई देता है, किंतु बुनियादी तौर पर वह किसी भी वाद के पक्षधर नहीं है। उनमें छायावाद है, रहस्यवाद है और प्रगतिवाद विद्रोह भावना थी। छायावाद, रहस्यवाद और प्रयोगवाद, ये प्रगतिवाद, ये तीनों के तीनों एक युग है, समझ में आ गया ना। छायावादी युगीन भी ये कवित्री हैं, साथ साथ प्रगतिवादी भी बहुत ज्यादा हो रहे थे उस समय के। कविता अगर कोई कहानियां या कविताएं या फिर कोई निबंध लिख देता है तो उसी क्षेत्र के, उसी युग के क्या माने जाते हैं? वो लोग कवि माने जाते हैं, कवित्री मानी जाती हैं, ठीक है। या तो कवित्री हो तो या तो क्या हो? कवि हो, ठीक है। या तो कोई कहानीकार हो या निबंधकार हो। निबंध लिखने वाले को क्या कहते हैं? निबंधकार कहते हैं। कोई कविता लिखता है तो कवि हो गए। कोई अगर कोई लेडी है तो कवित्री हो गई, ठीक है। तो ये कौन कौन से समय में लिखी हुई है? छायावाद भी कवि लिखी हुई है, कविता लिखी हुई है, रहस्यवाद भी लिखी हुई है और प्रगतिवाद विद्रोह का भी भावना है। इस महादेवी साहित्य और संगीत के अतिरिक्त चित्रकला में भी रुचि रखती हैं। सर्वप्रथम उनकी रचनाएं चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने अपनी अंतर्मुखी मनोवृत्ति एवं नारी सुलभ गहरी भावुकता के कारण उनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना और सूक्ष्म अनुभूतियां भी है। कोमल तथा मम्र स्पर्शी भाव मुखरित हैं। इन्हें अपनी कविताओं में दर्द व पीड़ा के अभिव्यक्ति के कारण आधुनिक काल की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। मतलब जैसे मीरा किसकी भक्तन थी? श्री कृष्ण की भक्तन थी। उसी तरह महादेवी वर्मा को आधुनिक काल का मीरा कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। आधुनिक काल का मीरा महादेवी वर्मा को। इनको अपनी कृतियों के लिए बहुत सारे उपहार मिले हैं। कई सारे काव्य संग्रह लिखे हुए हैं, जैसे निहार 1930 में, रश्मि 1932, नीरजा 1934, अग्निरेखा 1990, सप्तपर्णा 1960, दीप शिखा 1942। बाबू तुम बाबू क्लास के बाद अपना रिफंड ले लेना। दीपशिका 1942, यामा 1940 और सांध्य गीत जो था 1936 में। अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखा 1943 में, पथ के साथी 1956 में और मेरा परिवार 1972 में, परिक्रमा, ठीक है। ये सब उनके लिखे हुई कुछ काव्य संकृतियां, गद्य साहित्य, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। आगे देखते हैं हम लोग।
महादेवी वर्मा जी के बारे में। ये तो समझ में आ गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 में। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई और 1988 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण उपाधि मिला था। पद्म विभूषण उपाधि। महादेवी जी का स्वर्गवास कब हुआ? 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर 1987 में हुआ था, संवत 2044 को। ठीक है, और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 1987 याद रहेगा। और एक वर्ष बाद ही क्या दिया गया था उनको? पद्म विभूषण दिया गया था। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे देखना आप लोग को, यहाँ पे एक कविता है, पेज नंबर 13 निकाल लेना बाबू। आप पेज नंबर निकाल लेना, पेज नंबर 13। यहाँ पे पूरा पंक्ति दिया हुआ है। इस पंक्ति का मीनिंग पहले लिखेंगे हम लोग, और या तो आप नहीं, इसमें तो स्क्रीनशॉट नहीं होगा, लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे टोटली हम दे दिए हैं ये वाला। स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, करंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। कहने का अर्थ क्या है? 4 मीनिंग समझेंगे, 4 लाइन का मीनिंग का। कवित्री कहती हैं कि कंपन में ही चीर शांति निवास करती है। जहां पे कंपन बहुत ज्यादा होता है, जहां पर बहुत ज्यादा स्पंदन होता है, जहां पे बहुत ज्यादा शोर होता है, वहीं पे आखिरी क्या होता है? शांति होती है। समझ में आ रहा है? जहां पर स्पंदन बहुत ज्यादा होगा, जैसे अभी शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन अभी देखो शोर को हम कम कर देते हैं, पंखा बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है अभी भी। ठीक है, तो इसको सब अभी बंद कर देंगे। अभी जैसे शोर और बहुत ज्यादा है ना, लेकिन शाम के समय में फिर से शोर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जहां पे शोर बहुत ज्यादा होता है वहीं पर शांति भी बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे नदी के सामने शांति बहुत ज्यादा मिलती है, नदी सुबह के समय में कल कल करती बहती है ना। उसी तरीके से कंपन में ही चीर शांति निवास करती है। रुदन के बाद ही दुखी मन प्रसन्नता महसूस करता है। कहने का मतलब है, जब दुख होता है, जब निस्पंद होता है, जब कोई आहत होता है, जब कोई कष्ट लगता है, पीड़ा लगता है, तो उसी के बाद दुखी मन क्या होता है? प्रसन्नता का भाव आता है। यानी कोई बहुत ज्यादा रो देता है, अगर आंसू गिर जाते हैं तो बोलता है ना कि मन हल्का कर ले, रो रो के मन हल्का कर ले। ठीक है, तो उसी तरह प्रसन्नता महसूस करता है। आंखों में दीपक के समान वेदना की भावना ज्वलित रहती है, जिस कारण आंसू झरना के समान गिरते रहते हैं। कवित्री के कहने का भाव यह है कि वियोग की दशा में मानसिक व्यथा आंसू बनकर जब गिर जाती है, मतलब जब दुख होता है, कष्ट होता है, तो उस समय आंसू बनकर गिर जाते हैं वियोग की दशा में, और तो मन में एक विशेष शांति महसूस होती है। बस इतना ही मतलब याद रखो। इस 4 लाइन का मतलब है, कवित्री ये कहना चाहती हैं कि जब मन में दुखी बहुत ज्यादा हो जाता है तो आंसू बन के वो एक झरने के तरह गिर जाती है, तो मन में क्या आ जाता है? एक शांति आ जाता है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ में नौ रंग बूंदते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। पग पग का मतलब होता है हर कदम, पग पग का मतलब होता है हर जगह। ठीक है, चलते चलते। तो वो कंडीशन क्या है? कवित्री कहती है कि उसका हर मन कदम संगीत से पूर्ण है, तथा उनकी सांसों में स्वप्न रूपी पुष्प की धूली यानी गंध निकलती है, आकाश के नए नए रंग दुपट्टा जैसे प्रतीत होते हैं, तथा जिसकी छाया में चंदन वन से आने वाली हवा पलती है। चंदन वन मतलब उसको ऐसा वन जहां से केवल खुशबू ही आती हो। ठीक है, और मन को क्या कर जाती हो? एकदम सानिध्य कर जाती हो, मन को एकदम मतलब क्या कहते, खुश कर जाता हो। ठीक है, दुखी मन नहीं हो ऐसा। उसके बाद, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर धीर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली। कहने का मतलब क्या? यहाँ तक पढ़ा दिए थे, यहाँ तक लिखा दिए थे ना 3 गो। कवित्री कहती हैं कि वह अपने अज्ञात प्रियतम मिलन की क्षीण आशा अथवा निराशा, आशा और निराशा मतलब एक बिलीव और एक अनबिलीव, ठीक है, ये दोनों ही, इसके कारण उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें लगता है कि जैसे प्यासी धरती पर बादल जल बरसाकर नया जीवन प्रदान करते हैं, अर्थात तप्त धरती को शांति प्रदान करता है कौन? बादल ही। अभी जैसे पूरा एकदम तप रही थी धरती, अभी थोड़ा सा ठंडा कर दिया तो थोड़ा हल्का हल्का ठीक लग रहा है, नहीं तो अभी तक पसीना से पूरा एकदम सब भर जाता, इतना गर्मी है बहुत ज्यादा। ठीक है, वैसे ही वेदना रूपी आंसू के जल गिरने से उसके मन की मलिनता यानी मन में जो दुख होता है
वो बाहर निकल आता है और निराशा क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, इसीलिए लड़की लोग बहुत जल्दी रो देती है, लेकिन जिस दिन लड़का रोता है उस दिन तो झरना जैसा एकदम रोता है, नकियों से आंखों से दोनों से रोता है। ठीक है, ऐसे एक तो रोएगा, ऊपर से पूछेगा हमको मार दिए या फिर हमको छोड़ के चली गई। ठीक है, दोनों नाक से रोता है नाक दो गो है, एक ही गो है, पार्टीशन है बीच में। ठीक है, अब इसमें गिरने से उसके मन की मलिनता अथवा निराशा दूर होती है तथा मन में नई आशा का संचार होता है कि नहीं होता है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। यहाँ पे एक जोश भरा ये लाइन है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। होता है कि नहीं होता है। रोना क्या है, बोलता है कि लड़के लोग नहीं रोते हैं, मर्द नहीं रोता है। होता है दर्द जब कोई अपना कोई उसको छोड़ के चला जाता है ना, बहुत दर्द होता है, चारों चेंबर में दर्द होता है, दिल के चारों चेंबर में दर्द होता है। अब वो बेचारा रोना तो किसी को दिखा नहीं सकता, आंसू भले ही क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं आंखों में, लेकिन फिर से वो आंसू को पी जाता है। रोना नहीं चाहिए, ठीक है, सब बोलता है रोना नहीं चाहिए, रोता है व्यक्ति भी, लेकिन जिस दिन रोता है उस दिन किसी का नहीं सुनता, अपने मन का करता है। लड़की लोग को तो जल्दी ये रो देते हैं ना, तुम लोग भी जल्दी रो देती है, तुम लोग मेरा स्टूडेंट है, नहीं रोएगी, हाँ नहीं रोना, ससुराली जाते समय भी नहीं रोना। लड़का तो एकदम खुश रहता है, आठ बेटा ससुराली जाने लेके जाएंगे, अब शादी उदी हो गया, अब चलो एकदम, लेकिन बाद में रोता है बेचारा। ठीक है, मेरा फील मत करो, हम ठीक है, हमारा जीवन देखो, शादी का मतलब है कि वर और वधू दोनों एक दूसरे को समझते रहे, अगर समझेंगे तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वही जो नहीं समझते हैं ना, तो उनके प्रॉब्लम हमेशा रहते हैं, शादी नहीं करना चाहिए है वो सब। एक समय है, उसी समय में हर एक चीज का एक बाधा बनाई गई, ठीक है, हर एक चीज का एक सॉल्यूशन बनाया गया, वो सॉल्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो शादी ठीक है, नहीं है पैसा तो वही घबराओगे कि बेटा शादी करके फंस गए, शादी करके फंस गए यार, अच्छा खासा था कुआरा। ठीक है, लड़की लोग भी जल्दी नहीं रोना चाहिए, लड़की लोग जो मन तो बात पे रो देती है, बस सर हमको ऐसे कैसे बोल दिए, नहीं रोना चाहिए। ठीक है, तो ससुराली जाएगी नहीं रोना, फिर सबको इधर उधर का बोलेगा, अरे बाप रे कैसा कठोर दिल है, रोती नहीं है ठीक है, अब बाद में किसको रुलाना, पापा से कहना कि दहेज में अगर कोई मांगे कुछ चीजें, ठीक है, तो दहेज कहे कहे देना पड़ेगा, दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अगर काबिल रहोगे, दोनों जन ही काबिल रहोगे, तो दहेज ना लेगा ना देगा, है ना, दोनों जन ही काबिल। मान लो दोनों जन ही आईएएस ऑफिसर है, या फिर एगो आईपीएस एगो आईएएस है, तो कहे दहेज लेगा, वो बेटा आईएएस वाला उसके ऊपर केस कर देगा, ये हमसे दहेज मांग रहा था। ठीक है, आईपीएस वाला बोलेगा चलो भाई, मतलब कानून तो तुम्हारे ही साथ है तो वो छोड़ देगा अगर दोनों जन काबिल हो अच्छा, गोला वगैरह बनाते हैं, ऐसे पूछते हैं कि आपको कितना सैलरी वाला लड़का चाहिए। ठीक है, तो वो लोग लड़कियां लोग बोलती है 1 लाख रुपया वाला सैलरी वाला लड़का चाहिए, 1 लाख जिसका सैलरी हो, तो वो बोलता है मुंह देखी है आईना में 1 लाख हाँ, ठीक है, और उसके बाद मतलब वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, मान लो वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो लड़का उसको लेके झेल जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा नहीं है ना, और लड़कियां खूब पढ़ी लिखी है, तो बोलेगी हम इतना बीए एमए किए हैं, एगो अधूर लड़का से शादी करेंगे। लेकिन लड़का ये बात जानता है कि हमको कहीं से ना कहीं से कमा के लेके आना है, वो पढ़ा लिखा रहे चाहे कुछ रहे चाहे ना रहे, लेकिन वो ये बात जानता है कि हमको कहीं से ना कहीं से पैसा कमाना है, नहीं तो परिवार नहीं चल पाएगा। ठीक है, जहाँ पे जब लड़कियां लोग मेकअप सामान खरीदना चालू करती है ना, लड़का लोग वहां पे पैसा बचाना चालू कर देता है, क्योंकि उसकी बहन की शादी रहती है, माँ बाप बूढ़े होते चले रहते हैं। ठीक है, तो लड़का वहां पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब लड़कियों को ये समझ में आता है कि हमको अब बस मेकअप वेकअप का सामान खरीदना है, इतना पैसा मिल जाता ठीक है, लड़का वहां पे सेविंग करना चालू कर देता है। आप ही लोग बताओ है कि नहीं, आपके भी भाई वही होंगे, आपका देखना भाई लोग एकदम एकदम टेंशन में होगा, अगर नौकरी वोकरी नहीं हुआ होगा तो एकदम टेंशन में रहेंगे, अरे कहाँ से पैसा लेके आए, माँ बाप भी बूढ़े होते चले जा रहे हैं, यही देखो ना अभी अभी ये से कमा रहा है, ये काहे जरूरत है पैसे की। ठीक है,
लेकिन बहनें जो है आराम से एकदम कोई बात नहीं है, मम्मी पापा भाई है ना। मेरी बहन को ही देख लो, थोड़ा छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ाती थी, वो भी छोड़ दी। अब टोटल डिपेंडेंट किसके ऊपर हो गई है? हम लोगों को। वो छोटा मोटा अभी छोटा छोटा बच्चा लोग को पढ़ा रही है, उसके बाद खत्म, अब सीधे अपना यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लगा हुआ है ना, इसलिए उसको कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग के ऊपर ये टेंशन है, अब उसका शादी कराना है ना, सही घर पे सही घराना में सही एकदम सब चीज एकदम। पापा को भी वही टेंशन, हम लोग को दोनों भाइयों को वही टेंशन है। तो यही कंडीशन हो जाता है कि भाइयों के ऊपर और बेटों के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है कि आने वाले समय में कैसे हम पैसा सेविंग करेंगे, ठीक है। और जिस समय में नहीं हो पाता है ना, अगर उसको दुख लगता है तो वही नीर बनकर झरना बन के आंसू गिर जाता है। तो मन क्या हो जाता है? थोड़ा हल्का हो जाता है, रो ले कोई बात, ठीक है। लेकिन लड़का हमेशा अकेले में रोता है, सबको दिखा के नहीं रोता है। समझ में आया? पथ को ना मलिन करता आना, पद चिन्ह ना दे जाता जाना, सुधी मेरे आंगन की जग में, सुख की सिरहन बन अंत खिली। कवित्री अपने अज्ञात मतलब जिसको जानती नहीं हो असीम प्रियतम से आग्रह करती हैं कि वह इस प्रकार आए कि आने वाला पथ, पथ मतलब रास्ता, पथ ना तो मलिन हो, मलिन मतलब कहीं पर जैसे अरे गंदगी नहीं होता है, गंदा मलिन, ठीक है, मतलब कहीं पर रुकावटें ना हो, मलिन हो, और ना ही कोई पद चिन्ह ही शेष रह जाए, बल्कि वह इस प्रकार आए कि मात्र सुख या आनंद का ही अनुभव हो। जब कोई आए मुझसे मिलने के लिए तो केवल सुख और आनंद का ही क्या हो? भाव पता चले। जैसे एक दोस्त है ना, लड़का लड़के में दोस्त बता रहे हैं हम, लड़का लड़का का दोस्त का, अगर किसी लड़के दोस्त को प्रॉब्लम है ना, अगर वो रो रहा है ना, तो जो दूसरा उसका ये रहेगा ना, उसका दूसरा दोस्त रहेगा ना, वो देखना उसको एकदम पूरा पूछने लगेगा, भाई हुआ क्या, बताएगा तो तू पहले, पैसा वैसा का टेंशन है? नहीं रे। अरे कुछ छोड़ के चली गई है? नहीं भाई, झगड़ा हुआ घर पे, कुछ प्रॉब्लम है तो बता। अरे नहीं भाई हमको नहीं बात करना है, तो उसको ना 5-10 मिनट तक रहने देगा, चुपचाप से रहने देगा। ठीक है तू शांत हो जा पहले, भाई चले पीने, हाँ हाँ चल बहुत दुख है ठीक है चल देगा। तो कंडीशन क्या है कि वहां लड़का और लड़के को समझ रहा है ना, तो क्यों रो रहा है, क्या बात हो गया, उससे देखना बार बार जाके पूछेगा बात क्या हो गया है, पूछेगा तो। अब किसी से दुश्मनी अगर हो गया ना, तो उस दुश्मनी के बाद उसको कभी दोस्त नहीं बनाता है। लड़के में यही खासियत है कि कभी एक बार दोस्त अगर दुश्मन बन गया ना, तो उसके बाद फिर उसको कभी झांकने नहीं जाएगा, मर भी गया तो। इतना खतरनाक होते हैं। तो लड़कों में यही थोड़ी सी खराबी है। लेकिन जब दोस्ती निभाता है तो खतरनाक दोस्ती निभाता है, ठीक है। कुछ कुछ लड़कियों में भी होता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई दोस्त, कोई बंधु, कोई सखा अगर आए तो वो केवल क्या लेके आए? सुख और आनंद। ये नहीं कि वो भी अपना प्रॉब्लम लिया के बस दहाड़ने लगे कि भाई मेरा भी प्रॉब्लम सुन ले तुम, मेरे प्रॉब्लम से और रो दे तुम, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। जग देखत हम जात हैं, जग देखत हम जात हैं, हम देखत जग जाही, ऐसा कोई ना मिलिया पकड़ी छुड़ावे बाही। कविता का मतलब समझे इसका? जग देखता है, पूरा संसार देखता है कि लोग जाते हैं मरकर, और उनके पीछे पीछे क्या करते हैं? लोग भी जाते हैं। और हम देखते हैं कि जग जा रहा है, और जग देखता है कि हम जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मिला है जो बाह पकड़कर, हाथ पकड़कर बोल दे कि भाई आज के लिए रुक जा, आज के लिए मत जा। कोई ऐसा मिला नहीं। जग देखत हम जात हैं, हम देखत जग जाही, ऐसा कोई ना मिलिया पकड़ी छुड़ावे बाही। मतलब कि बाह पकड़ के कोई उसको रोक ले, ऐसा कोई नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि जब दोस्त या फिर कोई भी जब उसके वियोग में आंसू जब गिरता है ना, तो बहुत ही ज्यादा वो बहुत दिनों तक क्या हो जाता है? चुप हो जाता है, सब हो जाता है।
आप लोग को याद करिए, एक कविता में पढ़ाए थे, वो फर्स्ट सेमेस्टर में शायद पढ़ाए थे कि एक विरह के मारे जो ये थी कन्याएं थी ना, गोपियां, गोपियां जब थी और कृष्ण कहाँ चले गए थे, मथुरा जब चले गए थे, उद्धव लेके चले गए थे, मथुरा जब लेके चले गए थे, तो वो अपने वियोग में वो अपने आप को भूल गई थी और ये भी नहीं सोच रही थी कि भाई हम लोग किसके वियोग में रो रहे हैं, ठीक है। और वो केवल बार बार उद्धव को बोलते चली जा रही, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के क्या है, दोस्त हैं। तो वो बोलती है कि तुम मथुरा तो लेके चले गए उनको, साथ साथ हमारा मन भी लेके चले गए, अब हमारा मन लौटा के दो। मतलब जब श्री कृष्ण आएंगे तभी हमारा मन वापस चला आएगा। तो वो लोग रो बिलख रही हैं इतना ज्यादा, उसी में कौन आ जाते हैं, उद्धव आ जाते हैं। और उद्धव आके बोलते हैं कि मथुरा में जब गए हैं वो तो एकदम शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्यों रो रही हो। बोला हमारा मन भी तो उधर ही चला गया है, तुम क्यों लेके गए उनको, ठीक है। तो वही विरह जो है वो विरह गा रही है। तो महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, देखो उस लाइन से कितना खतरनाक लाइन है कि उस बोल रही है कि महादेवी वर्मा बोल रही है कि हमें जब होगा, जब हमें कभी मतलब दुख होगा, तो वो दुख में कौन काम आएगा, हमारा दोस्त, हमारा सखा, हमारा मित्र ही काम आएगा, निस्पंद ही काम आएगा। हमारा संसार सुख प्रसन्नता संतोष हो और साथ साथ क्या हो, एकदम आने वाला जो पथ हो वो ना ही मलिन हो, ना ही गंदगी हो, और ना ही वो क्या हो, पद चिन्ह हो, शेष रह जाए। पद चिन्ह भी शेष रहने की जरूरत नहीं है, वो सीधे कुछ लेकर आए तो क्या लेकर आए, सुख और शांति लेकर आए, सुख और क्या लेकर आए, आनंद लेकर आए, ठीक है। तो ये पंक्ति लिखना है, ये पंक्ति लिखना है, उसके बाद ये अर्थ लिख लेना है। चलो कॉपी निकालो, रात से लिख, आप भी लिख लो बाबू, तब तक लिख के मेरे को मैसेज करना कि हाँ सर हो गया, फटाक से लिख लो। निशु आप भी लिख लो क्वेश्चन आंसर, ये पंक्ति लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे कम से कम पेन तो लेके आया कर, हाँ, एक ही को तो पेने हैं दुनिया भर में। पथ को मलिन, पथ को ना मलिन करता आना, सुख ही सिरहन बन अंत खिली। ये दूगो लाइन पंक्ति का लिख लो, अर्थ लिख लेना। हो जाएगा तो बताना। नहीं, अर्थ लिखो, केवल केवल अर्थ लिखे।
हो जाएगा तो बताना। हो गया? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद हो जाएगा तो बताते हैं। इससे पहले 3 गो लिखा था। हो गया? आगे ये लाइन लिखो, विस्तृत नभ का कोई कोना। अगला लाइन लिख लो। लिख लिए? वाह, बहुत बढ़िया। विस्तृत नभ का कोई कोना, और उसके बाद क्या है? उमड़ी कल थी मिट आज चली। पहला लाइन और आखिरी लाइन लिख लो निशु। विस्तृत नभ का कोई कोना, उमड़ी कल थी मिट आज चली। हम पूरा पढ़ देते हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। वाह, का लाइन है, क्या खतरनाक लाइन है। का अर्थ बताते हैं आपको, बहुत अच्छा अर्थ है। विस्तृत, विस्तृत नभ का कोई कोना। विस्तृत मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा ब्रह्मांड। नभ का मतलब क्या होता है? आकाश। कोई भी कोना मेरा ना कभी अपना होना। कोई कोना मेरा अपना नहीं हुआ है, एक भी कोना मेरा अपना नहीं हुआ है। 1 मिनट। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही। बस परिचय इतना ही होना है कि जितना इतिहास में मिल जाए, जितना खोजने से इतिहास में मिल जाए। उमड़ी कल थी मिट आज चली। कल ही अभी उमड़ी थी, कल ही उस इतिहास के बारे में पता चला था, तब तक तो हम रहे ही नहीं, मिट आज चली। ठीक है, इतिहास के बारे में अभी कल ही पता चला था, हमारे इतिहास के बारे में कि रोना क्या है, बस तब तक मैं ही नहीं रहा, वही मिट आज चली। जब तक पता चला तब तक तो चल ही गया आदमी। ठीक है, तो विस्तृत का मतलब क्या होता है? फैलाव। और नभ का मतलब क्या होता है? आकाश। सुन लो क्या कहती हैं कवित्री। कहती हैं कि चाहे इस विस्तृत संसार में कोई अपना ना हो। कवित्री कहती हैं कि चाहे इस विस्तृत संसार में कोई अपना ना हो, दीपक सर अपने हैं, उसका परिचय तथा उसके जीवन का इतिहास यही हो। कोई भी, ध्यान से इस लाइन को सुनना, कवित्री कहती हैं कि चाहे इस विस्तृत संसार में, विस्तृत मतलब फैलाव वाले संसार में, पूरा संसार, इस संसार में कोई अपना ना हो, उसका परिचय तथा उसके जीवन का इतिहास यही हो, उसके मन में इतिहास में अमर बनने का विचार आए। मैं जैसे गांधी जी, उनके मन में विचार आ गया था। जैसे भगत सिंह,
मन में विचार आ गया था कि मुझे शहीद होकर ही इस इतिहास में क्या कराना है, नाम कमाना है। अमर बनने के विचार आए थे जो स्वतः क्या हो जाते हैं, नष्ट हो गए, जो स्वतः ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तब भी क्या हो जाता है, आंखों से आंसू निकल जाता है। इसीलिए मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा जो नीर है, मेरा जो आंसू है, वो एक दुख के बादल की तरह है। जब उमड़ पड़ता है तो वापस से वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, पानी बनकर गिर जाता है। वैसे ही दुख जब बहुत ज्यादा जुटाव हो जाते हैं ना, जम जाते हैं ना, जैसे बादल, बहुत सारे बादल जम जाएंगे तो क्या होगा, बारिश हो जाएगा। उसी तरह बहुत सारे दुख अगर जम जाते हैं तो आंखों से आंसू स्वतः निकल जाता है। उस समय संसार का कोई भी कोना हम लोग को समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है। समझे मतलब? ये क्या हुआ, अमर बनने के विचार आए थे, लेकिन क्या हो गए, वह स्वतः नष्ट हो गए। कहने का मतलब है, इस संसार में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर आपको इंसान ना मिले, हर जगह पर। लेकिन सभी के अंदर दुख है, किसी ना किसी बात का। कोई भी अमीर आदमी है तो उसको भी कोई ना कोई चीज का दुख है। उसको सबसे ज्यादा, मान लो कि जो गरीब है वो सुखी में है, क्योंकि वो उतने सुन में खा के पसंद है, उतना ही ठीक है, मेरे लिए पर्याप्त है। ठीक है, जो मिला है वो पर्याप्त है। लेकिन जिनको नहीं मिला है ना, उनको और चाहिए। जिनको पहले ही से भगवान दिए हुए हैं, उनको और चाहिए। अंबानी साहब और चाहिए, और, है ना? तो अंबानी साहब हो गए, ये लोग, तो इन लोग को ना और ज्यादा चाहिए। इसीलिए हर दिन पर दिन दाम बढ़ता चला जा रहा है, डे कमते चले जा रहे हैं। हम लोग के कैलेंडर में 30 दिन का एक महीना होता है, इन लोग के कैलेंडर में 28 दिन का एक महीना होता है, 27 दिन का एक महीना होता है। ठीक है, 5G बोल के कुछ है नहीं। हाँ हाँ, पता है, आ रहे बाबू, समझ में आ गया? ये अर्थ लिख लीजिए फटाक से, आपके किताब में दिया होगा दोनों मीनिंग, ये अर्थ लिख लो। हो जाएगा तो बताना बाबू, सबका हो जाएगा तो बताना। मैं नीर भरी दुख की बदली, समझ में आया? बादल, आगे दे। महादेवी जी
का जन्म कब हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, कहाँ? उत्तर प्रदेश। कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था 1907। लिख लीजिए फटाफट, 10-15 तो क्वेश्चन लिख लीजिए एमसीक्यू। कहाँ है रही है? लिख ली, लिखो, लिखते चल जाओ। इसके बाद से हो गया, चैप्टर खत्म है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। केवल क्वेश्चन लिखना है और आंसर लिखना है, ऑप्शंस नहीं लिखने हैं। केवल क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, ऑप्शंस नहीं लिखने हैं। बोलो। फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश, फरुखाबाद, फरुखाबाद। हो गया? बताना बाबू, लिख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद प्रसाद वर्मा। माँ का नाम क्या था? महादेवी जी के माँ का नाम क्या था? हेमा रानी देवी। हो गया बाबू? आगे बढ़े। माँ का नाम क्या था? महादेवी वर्मा जी के माँ का नाम क्या था? हेमा रानी देवी। हेमा रानी देवी। महादेवी वर्मा जी का जन्म किस त्योहार के दिन हुआ था? होली के त्योहार। हेम रानी, हाँ हेमा रानी बता दिया हम। हेम रानी, हेम रानी, हेम रानी देवी। 4-4, 2-2 बार हो गया है। अपना 5 नंबर कर लेना। नंबर अपना अच्छा अच्छा से दे देना।
निशु हो जाएगा तो बताना मेरे को। वाह, हो गया, बहुत खतरनाक। किस उम्र में हुई थी? 9 वर्ष में ही हो गई थी। पति का नाम क्या था? श्री नारायण वर्मा। हाँ, 9 साल की उम्र में। बाल विवाह। महादेवी वर्मा की शादी किस उम्र में हुई थी? 9 वर्ष में। पति का नाम श्री नारायण वर्मा। श्री नारायण वर्मा। वर्मा जी हैं, वर्मा जी। हो गया। हटा दे। उनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? उसको छोड़ दो, 7 नंबर छोड़ दो, 8 नंबर लिख लो। उनकी पहली प्रकाशित कविता कौन सी थी? दिया। 8 नंबर लिख लेना बाबू। 8 नंबर और 9 नंबर लिख लेना। किस पत्रिका में उनकी रचनाएं सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? चांद नामक पत्रिका में। चांद। महादेवी वर्मा को किस शैली में काव्य रचना का आरंभिक परिचय हुआ? खड़ी बोली।
खड़ी बोली। महादेवी वर्मा को किस युग की कवित्री कहा जाता है? छायावाद। वेरी स्टार मार्क, वेरी स्टार मार्क, वेरी वेरी। 11 नंबर स्टार मार्क कर लेना। बारह नंबर को भी स्टार मार्क कर लेना बाबू। उन्हें आधुनिक काल की किस भक्त कवित्री से तुलना की जाती है? मीराबाई। हो गया। महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण, दोनों ही लिखना। मतलब दोनों लिख के ब्रैकेट में वो कर देना, ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण दोनों। हो गया। यामा किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा का यामा। पिछले सेमेस्टर में, जो थर्ड सेमेस्टर था, पिछले बैच में यही क्वेश्चन आया हुआ था, यामा किसके काव्य की रचना। सब मार्क है सुभद्रा कुमारी चौहान, और जबकि पूरे सिलेबस में ये नाम कहीं नहीं दिया है, सुभद्रा कुमारी चौहान। बताओ, ऐसा ऐसा लोग पढ़ पढ़ के गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान मार के गया है। दोनों ही औरतें ही है ना, कोई एगो औरत होगी, मार दो सुभद्रा कुमारी चौहान। ए नंबर ऑप्शन। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रही थी। दिमाग इतना गर्म हुआ ना, पढ़ाया हुआ चीज फिर गलत मार के आ जाता है।
16 नंबर छोड़ देना, मृत्यु तक लिख लो बस। श्रृंखला की कड़ियां किस विधा का उदाहरण है? निबंध संग्रह है। मृत्यु कब हुआ था? 1987। अब पद्म विभूषण कब दिया गया? 1 साल बाद, 1988 में। ठीक है। हाँ, बुक लो, अपना एजुकेशन बुक लो। ये नहीं है तो ये होगा। हाँ, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ले, खुश। ठीक है बाबू, इतना क्वेश्चन याद हो गया? याद हो जाएगा ना ये वाला? क्या याद होगा, छोड़ दो, याद मत करके आना। हाँ, याद हो जाएगा ना? चलो, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।